गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है ये, और जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा, कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ा, और इसके बाद हमने प्लांटेशन पढ़ा, और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप भी पढ़ा, जिसमें हमने खरीफ खरीफ क्रॉप पढ़ा, रबी क्रॉप पढ़ा, खरीफ क्रॉप पढ़ा और जायद क्रॉप पढ़ा। इतनी चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ग्रेन्स देखो, ग्रेन्स हमारे यहाँ क्या क्या उगती हैं? राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस। ठीक है। इसके बाद फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के अलावा जो दूसरी फूड क्रॉप्स हैं वो क्या क्या उगाई जाती हैं? शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी और हॉर्टिकल्चर में हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। उसके बाद नॉन फूड क्रॉप्स में क्या क्या है? रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट्स। तो ये जो है ये कुछ हमारे मेजर क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब इनमें से हम कुछ का यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी बुक में आप चेक कर सकते हो, आपकी बुक में से भी आप पढ़ सकते हो। तो आपकी बुक में कुछ ऐसे मेजर फूड क्रॉप्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइस से। राइस देखो, राइस जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप है हमारे पूरे इंडिया की मेजॉरिटी का, यानी इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका अगर हम स्टेपल फूड क्रॉप देखें, यानी कि प्राथमिक फूड क्रॉप देखें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी है, वो है राइस। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना के बाद चाइना जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब जैसे कि राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, तो इसको हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के साथ साथ हाई रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। करीब करीब इसको 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो है ये प्लेन्स में ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ के प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरिया में और डेल्टाइक रीजन में ये उगाया जाता है। और इसके साथ ही जैसा कि अभी मैंने बताया हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए इसको उगाने में। तो अगर हमारे पास डेंस नेटवर्क ऑफ केनाल और इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स है, यानी कि हमारे पास केनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स है, इरिगेशन के अच्छे सोर्स है, काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, तो इसको राइस को लेस रेनफॉल एरिया में भी उगाया जा सकता है। देखो अभी तो ऊपर था 100 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर केनाल्स, इरिगेशन के सोर्स हैं, ट्यूबवेल्स है, तो इसको कम रेनफॉल वाले एरिया में भी उगाया जा सकता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी इसको उगाया जाता है। अब इसके बाद सेकंड है बच्चों, सेकंड आपकी क्रॉप है, मेजर क्रॉप है वीट जो है, वीट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरल क्रॉप है हमारे देश की सबसे पहली क्रॉप कौन सी थी? राइस। सेकंड जो है वो है वीट। मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री के पार्ट के लोगों का मेन फूड क्रॉप है, यानी कि नॉर्थ के लोग जो है वो ज़्यादा वीट को खाते हैं। इसके लिए 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है इसको ग्रोइंग सीजन में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है हमारे गंगा सतलुज प्लेन, ब्लैक सॉयल रीजन इन डेक्कन प्लेट्यू। तो इस एरिया में ये जो है ये अच्छा पाया जाता है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे वीट उगाया जाता है। अब थर्ड जो मेजर क्रॉप है वो है मिलेट्स देखो बच्चों, मिलेट्स के अंदर 3 क्रॉप्स जो है वो आती हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ये तीनों मिलकर के मिलेट को बनाती हैं, या ये तीनों जो है वो मिलेट के पार्ट्स हैं। ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, और ये एक हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू का काम करती है, यानी कि एक न्यूट्रिशियस फूड होता है। अब हम इन तीनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अलग अलग। रागी देखो, रागी क्या है? रागी जो है रिच इन आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें रागी में बहुत ज़्यादा होते हैं। रागी जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स फुल फूड क्रॉप होता है। ये क्रॉप जो है ड्राई रीजन में ग्रोज वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शेलो सॉइल में। ड्राई रीजन के साथ साथ रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और शेलो मिट्टी में ये उगाया जाता है। कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ तमिलनाडु और कर्नाटका में ये अच्छा उगाया जाता है, ज़्यादा उगाया जाता है रागी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश में भी रागी उगाया जाता है। रागी के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद दूसरा जो मिलेट क्रॉप है वो है ज्वार। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है रिस्पेक्टेड टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश की थर्ड नंबर की जो प्रोडक्शन है वो है ज्वार। ये जो है रेन फीड क्रॉप ग्रोन इन मोस्ट एरिया, मॉइस्ट एरिया में ये पाया जाता है। महाराष्ट्र इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज्वार का, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये उगाया जाता है। इसके बाद तीसरा जो मिलेट क्रॉप है वो है बाजरा। बाजरा ग्रोज वेल सैंडी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल में ये बाजरा जो है वो पाया जाता है। और राजस्थान जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा भी इसके प्रोड्यूसर हैं बाजरा के। तो ये तो थी बच्चों हमारी मिलेट क्रॉप। अब आगे हम नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं मेज। ये सब अभी हम फूड क्रॉप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेज, मेज जो है यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। फूड और फॉडर, फॉडर में जो हमारे जानवर खाते हैं, जानवरों के खाने के लिए जानवरों के जो मेज होता है, मेज क्या होता है, किसको कहते हैं बच्चों मेज? मक्की। मक्की जो होता है मक्की को मेज कहते हैं। और मक्की देखते हो उसकी जो तो हम खा लेते हैं, उसका जो वो होती है फली होती है, बाकी उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो फॉडर का काम करती हैं। जैसे कि ये खरीफ क्रॉप है तो इसको टेम्परेचर जो है वो 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। और ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी पाई जाती हैं। ये बिहार जो है वो रबी क्रॉप के लिए फेमस है। और ये बेस जो है वो बिहार में पाई जाती है। बिहार में ये रबी क्रॉप के रूप में पाई जाती है। हालांकि ये खरीफ क्रॉप है लेकिन बिहार में इसको रबी क्रॉप कहा जाता है। अगर हम मॉडर्न इनपुट का यूज़ करें, HYV सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशन के अच्छे साधन हो, तो इसकी प्रोडक्शन जो है, मेज़ की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इसके मेज़ के कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये मेज़ जो है वो बहुत अच्छा उगाया जाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट फूड क्रॉप है हमारी पल्सेस। पल्सेस देखो, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का इन वर्ल्ड में। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पल्सेस और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन का एक मेजर सोर्स भी है पल्सेस। इसके अलावा पल्सेस जो है मेजर पल्सेस हैं तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। ये कुछ ऐसी पल्सेस हैं जो कि हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, इसको कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और सर्वाइविंग इन ड्राई कंडीशन, और ये ड्राई कंडीशन में भी उगाई जाती है। और सारी क्रॉप्स जो हैं सिर्फ अरहर को छोड़ के वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, यानी कि एयर से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल की फर्टिलिटी को ये बना के रखती है अरहर को छोड़ के। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पल्सेस के। अब नेक्स्ट फूड क्रॉप है बच्चों हमारी शुगर केन। देखो अब शुगर केन पढ़ते हैं। शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ये ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जाती है और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी। इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको ग्रो करने के लिए इसको चाहिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल भी 75 टू 100 सेंटीमीटर तक इसको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। इसको वैरायटी ऑफ सॉइल में भी उगाया जा सकता है, मतलब कि शुगर केन ऐसी क्रॉप है जिसको हम हर सॉइल में उगा सकते हैं।
मैनुअल लेबर फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इसको बोने से लेकर के इसको काटने तक मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मैनुअल लेबर यानी कि आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। इसका मेन सोर्स क्या है? जगेरी, खंडासी एंड मोलेसी, ये कुछ जो है इसके मेन सोर्स हैं, यानी कि इससे शुगर केन से बनाया जाता है। इसके अलावा शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये कुछ जो है ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्रॉप है टी। टी जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको। इसके बाद टी जो है वो हमारे देश में, टी का प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया ने शुरू किया था, यानी ब्रिटिशर्स की देन है हमारे देश में टी प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में ग्रो करता है। इसके अलावा इसको ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए होता है। वार्म, मॉइस्ट और फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल इसको गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसको अबेंडेंट, चीप एंड स्किल लेबर की भी इसमें ज़रूरत होती है टी प्लांटेशन में। टी गार्डन रिस्टोर इज़ फ्रेशनेस। इसके अलावा मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश में असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये कुछ इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि अच्छी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, अच्छी तरह से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी, इंडिया जो है वो टी का एक्सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कॉफ़ी। देखो बच्चों, इंडिया जो है वर्ल्ड का 4% कॉफ़ी जो है वो उगाता है। पूरे वर्ल्ड का 4% कॉफ़ी जो है वो इंडिया में उगाई जाती है। और जो वर्ल्ड की अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है वो भी इंडिया में उगाई जाती है, जैसे कि अरेबिका वैरायटी जो है, अरेबिका वैरायटी जो कि यमन से बनती है, ये कॉफ़ी जो है ये इंडिया में उगाई जाती है, जिसकी डिमांड जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा उगाई जाती है बाबा बुडा हिल्स में। इवन टुडे इज कल्टीवेशन कन्फर्म इन नीलगिरी इन कर्नाटका के नीलगिरी एरिया में, केरला में और तमिलनाडु में कॉफ़ी जो है वो उगाई जाती है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आते हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर देखें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो इंडिया में उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों तरह के फ्रूट्स जो है वो उगाए जाते हैं। अब इंडिया के फ्रूट्स की जो डिमांड है वो बहुत ग्रेट डिमांड है वर्ल्ड में, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और यूपी और वेस्ट बंगाल के मैंगोज़, इन मैंगोज़ की इंडिया वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद नागपुर और चिरापुंजी के ऑरेंजेस, ठीक है। इसके अलावा बनाना, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बनानास, लीची और गुआवा यूपी और बिहार की, पाइनएप्पल मेघालय के, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। इन सारी चीज़ों की हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है इन फ्रूट्स की। अब आगे पढ़ते हैं वेजिटेबल्स। इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है 13% ऑफ वर्ल्ड का वेजिटेबल। पूरे वर्ल्ड का 13% जो वेजिटेबल है वो अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ये इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, इनका ये मेजर प्रोड्यूसर है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बच्चों नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स को पढ़ते हैं जो कि जिसमें सबसे पहला आता है रबड़।
रबर देखो, रबर जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट स्पेशल कंडीशन में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाया जा सकता है। इसको ज़रूरत होती है मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की विद मोर देन 200 रेनफॉल। 200 रेनफॉल के साथ इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर जो है करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक होना, 25 से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, यानी कि इंडस्ट्रीज में इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और इसके जो मेनली ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया जो है वो 5th रैंक रखता है वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में, यानी कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 5वें नंबर का देश है जहाँ पे नेचुरल रबर जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप जो हमारी है वो है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में देखो बच्चों, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। ये इंडिया में पाई जाती हैं 4 जो फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, जिसमें से शुरू की 3 क्रॉप जो हैं वो ड्राइव फॉर द क्रॉप ग्रोइंग इन द सॉइल। शुरू की 3 जो है वो सॉइल में उगाई जाती हैं। अब देखो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि सिल्क है, सिल्क जो है वो कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म के कुकून से ये बनता है, और जो कि स्पेशली ग्रीन लीव्स के में जो कुकून होता है वो अपनी मलबरी निकालता है, और इसकी मलबरी से जो है वो सिल्क बनता है। मलबरी प्लांट पे देखो, मलबरी प्लांट पे जो ये होता है सिल्क वॉर्म होता है, वो अपने कुकून मलबरी प्लांट के ग्रीन लीव्स पे ये अपने कुकून सिल्क वॉर्म जो होता है वो कुकून देता है, जिससे सिल्क बनता है। इसके अलावा सिल्क जो है वो उसको हम सिल्क जो है वो सेरीकल्चर में भी आता है। सिल्क फाइबर जो है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत भी आते हैं। और 3 क्रॉप्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइबर क्रॉप में 3 क्रॉप जो है वो सॉइल में उगाई जाती है, और एक सिल्क जो है वो मलबरी प्लांट में होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी नॉन फूड क्रॉप है वो है कॉटन। कॉटन देखो, कॉटन क्या है, ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। इंडिया जो है वो बिलीव करता है, यानी इंडिया में जो है और इंडिया को जो है ओरिजिनल होम कहा जाता है कॉटन प्लांट का। ये कॉटन प्लांट ये जो है ये मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन टेक्स देखो हमारे देश की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये एक रॉ मटेरियल होता है। इंडिया जो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में 3रे नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के ब्लैक सॉइल में ये पाया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 2 to 10 फॉरेस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है इसको ग्रोथ करने में। और ये जैसे कि खरीफ क्रॉप है तो इसको 8 से 10 महीने का टाइम चाहिए होता है इसको मैच्योर होने में, यानी कि इसको पूरी तरह से तैयार होने में। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के कुछ पार्ट्स में कॉटन जो है वो उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो नॉन फूड क्रॉप है वो है जूट। अब जूट जो है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट जो है वो फर्टाइल सॉइल में इन द फ्लड प्लेन्स के फर्टाइल सॉइल में ये उगाया जाता है। और ये सॉइल जो है हर साल रिन्यू होती है, यानी कि जब नदियाँ आती हैं, नदियों के साइड का एरिया होता है ये, और ये हर साल नदियों के साथ साथ ये सॉइल रिन्यू होती रहती है। इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ग्रोथ पीरियड में। जब इसकी ग्रोथ होती है तब उस टाइम पे इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय में उगाई जाती है। और इसका यूज़ जो है वो गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स में किया जाता है।
इसकी हाई कॉस्ट की वजह से जूट जो है वो लूजिंग इट मार्केट ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड मटेरियल स्पेशली नायलॉन। देखो बच्चों, जूट जो है हालांकि वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हाई है, इसलिए इस कंपैरिजन टू नायलॉन में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। अदर सिंथेटिक फाइबर में देखें तो इसका कम यूज़ किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये तो थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जिसमें हमने फूड क्रॉप्स भी पढ़ी और अदर फूड क्रॉप्स भी पढ़ी। अब इसके बाद हमारे देश के अभी एग्रीकल्चर करता कौन है? किसान करता है। तो इन किसानों के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इनको फेस करने पड़ती हैं। तो अब हम उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि देखो, लैंड तो लिमिट है, लैंड तो कम है, लेकिन उसी लैंड पे बार बार खेती करने से क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, और दूसरा जो है लैंड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उसमें इनहेरिटेंस आ जाते हैं। उसके बाद फार्मर्स जो है वो प्रिमिटिव फार्मिंग को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अभी भी फार्मर्स जो है वो नेचुरल तरीके से खेती करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से फार्मर्स जो है वो हमारे मॉनसून पे डिपेंड है। इसके अलावा जो लोकल मनी लैंडर्स होते हैं या मिडल मैन होते हैं, वो भी फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा दिया जाता है। जो गांव में साहूकार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो लोग बहुत हाई इंटरेस्ट पे इनको पैसा देते हैं, जिसके कारण इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके अलावा जो जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें भी जो किसान होते हैं उनके पास अपनी फसल का कोई भी इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। तो ये तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे फार्मर्स जो है वो फेस कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि इनको दूर करने के तरीके पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे देश में अभी आपने पढ़ा कि क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या क्या हमारे देश में चीज़ें उगाई जाती है। बहुत हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में जुड़े होने के कारण भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपने देखी कि हमारे देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को रिफॉर्म करने के लिए, इन प्रॉब्लम को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। अब हमारे देश में जो है 1000 ऑफ ईयर से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में है, यानी कि एग्रीकल्चर चल रहा है, लेकिन फिर भी सुस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कैपेबल, बहुत सारी ऐसी लैंड है बहुत सारी ऐसी लैंड है जो कि बिना टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के उस पर काम किया जा रहा है, उस पर कोई भी किसी तरह के चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। Why has India not improved in technical and institutional reform in agriculture? क्यों नहीं कर पा रहा है हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चर की क्यों पुराने तरीके यूज कर रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? देखो, क्यों नहीं कर पा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन के सोर्स डेवलप होने के बावजूद भी लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून। जो हमारे देश की बहुत सारी जनता ऐसी है जो अभी भी मानसून पे डिपेंड है। इस वजह से इसकी जो है फर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी को देखते हुए सॉइल की फर्टिलिटी को देखते हुए हमारी जो जनता है तो हमारे देश का एक लार्ज पार्ट जो है वो किस पे डिपेंड है, वो पूरी तरह से अभी भी मानसून पे डिपेंड है। इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको ज़रूरत है सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की, बहुत एक सीरियस ज़रूरत है। इसके अलावा देखो, होल्डिंग कॉर्पोरेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा, जो कि इंडिपेंडेंस से आप पहले जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चीज़ें चली आ रही हैं। लैंड फोकस वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उसमें पूरी तरह से फोकस किया जाता है लैंड पे। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लेड टू फ्रेगमेंट ऑफ लैंड
होल्डिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, यानी कि कैसे गवर्नमेंट जो है इसको बढ़ा रही है, या गवर्नमेंट क्या क्या इसके लिए स्टेप्स ले रही है। सबसे पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। देखो, गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन से जो है गवर्नमेंट जो है खेती में हर 5 ईयर प्लान्स में मतलब मैक्सिमम 5 ईयर प्लान्स में वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, जिसके कारण हमारी खेती बाड़ी जो है वो अच्छी, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी हो सके। इसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट कैलेमिटीज़ के टाइम पे जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी भी फैसिलिटी फार्मर्स को दी जा रही है। एस्टेब्लिश ऑफ ग्रामीण बैंक्स बनाए गए हैं, जिसमें कि फार्मर्स जो है वो आसानी से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं और बैंक जो है वो कम रेट पे फार्मर्स को लोन दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो कुछ गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे। इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे अदर स्टेप्स ले रही है। क्या क्या ले रही है? जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं जिससे कि वो पैसे जो हैं वो निकाल सकें। उसके बाद प्रोविजन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी उनको दी जा रही है। उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बुलेटिन्स या वेदर से रिलेटेड कुछ बुलेटिन्स भी प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कि फार्मर्स को पता चलता रहे कि आने वाला समय जो है वो कैसा होता है। रेडियो और टेलीविज़न पे ये बुलेटिन्स दिए जाते हैं। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि कोई भी मिडल मैन जो है वो किसी भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है, उससे ज़्यादा कोई भी मिडल मैन या कोई भी आदमी जो है वो फार्मर से उससे वो खरीद करके और उसका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों आगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम इससे अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई नया फिनोमेना नहीं है। यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया फॉर स्पाइसेस। 19वीं सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए थे, किस लिए? स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। और अगर हम इसको फिर हम ब्रिटिश पीरियड में देखें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? कॉटन बेल्ट अट्रैक्ट ब्रिटिशर्स टूवर्ड इंडिया एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल। जो ब्रिटिशर्स थे उनको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था? उनको यहाँ के कॉटन ने इंट्रैक्ट किया था, कॉटन ने उनको अट्रैक्ट किया था और वो कॉटन को देख करके यहाँ आए थे और कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल वो ब्रिटेन ले जाना चाहते थे और ब्रिटेन वो ले गए थे। ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के उसमें इन्होंने यूज़ किया था, जिसके अगेंस्ट जो है चंपारण में मूवमेंट हुआ था। 1917 में चंपारण में मूवमेंट हुआ था कि चंपारण के लोगों को जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया गया था, जिसके खिलाफ 1917 में मूवमेंट किया गया था, चंपारण मूवमेंट। वहीं अब हम 1990s में देखें तो इम्पोर्टेड प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद डेवलप्ड कंट्री। ये जो है इतनी चीज़ें उगाने के बाद भी हमारा जो देश है वो इतनी चीज़ें होने के बाद भी 90s में जो डेवलप्ड कंट्री है उसको पूरा नहीं हो पाता है। पूरा डेवलप्ड कंट्रीज जो है इतनी चीज़ें उगाने के बाद भी पूरी तरह से अपना डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ बच्चों मैं, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इतनी चीज़ें उगाने के बाद भी वो अपने आप को भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद भी हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ हम compete नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। हम अभी भी किसी न किसी तरह हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं और हम पुराने तरीक़ों से एग्रीकल्चर करते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है ग्रीन रिवॉल्यूशन।
ग्रीन रिवॉल्यूशन देखो फिर आया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से एग्रीकल्चर को तो प्रॉफिट हुआ, बट कॉज लैंड डिग्रेडेशन। एग्रीकल्चर तो बढ़ा लेकिन जो डिग्रेडेशन है वो कम हो गया, जो लैंड की जो कैपेबिलिटी थी, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो होने लगा। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है, तो इससे कोई भी एनवायरनमेंट को हार्मफुल एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं होता है। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिटी 3 क्रॉप्स पैटर्न फ्रॉम सेरल टू हाई वैल्यू क्रॉप, इनकम इंक्रीज और डिग्रेडेशन डिक्रीज। यानी कि इंडियन फार्मर जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न को यूज कर रहे हैं, सेरल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स भी क्रॉप्स उगा रहे हैं। इससे क्या होता है, इनकम जो है वो तो इंक्रीज हुई है, लेकिन डिग्रेडेशन यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन लैंड जो है वो खराब होती जा रही है। इंडिया तो इसमें क्या हुआ है कि जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है और लैंड जो डिग्रेडेट हो रहा था वो भी कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फार्मर्स के जो तरीके हैं वो फार्मर्स के तरीके क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और इसके बाद इंडिया जो है, इंडिया का क्लाइमेट जो हार्श है, इसलिए ये वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स की भी यहाँ पे वाइड रेंज है। यानी कि यहाँ पे आप देखो इंडिया जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो है वो ट्रॉपिकल एरिया है और उससे ऊपर का सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया होना ही एक कारण है यहाँ पे तरह तरह की क्रॉप्स का उगना। तरह तरह की क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे वैरायटी मिलती है क्रॉप्स की। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो होता है बच्चों खत्म। इसी के साथ हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा सबसे पहले कि एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, क्या क्या था, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। उसके बाद हमने मेजर क्रॉप्स पढ़ी, मेजर क्रॉप में हमने फूड क्रॉप भी पढ़ी और अदर फूड क्रॉप्स भी पढ़े। इसके बाद हमने टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ा, फार्मर्स की प्रॉब्लम पढ़ी और लास्ट में हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पढ़ा। ये सब आपने स्लाइड्स में भी देखा। और अगर आपको लगता है बच्चों की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी तो आप इसको दोबारा से सुन के आप इसकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो आपके काम आएगा। या आप इसकी स्लाइड को, कोई किसी भी स्लाइड को अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो उसको पॉज करके आप उसको अपनी नोटबुक में एज अ नोट्स के रूप में भी लिख सकते हो। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अपनी बुक से एक बार दोबारा आप लोग रीडिंग करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप बच्चों कोशिश कीजिए कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो आपके हाथ में आपकी बुक एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। और आप वीडियो को पॉज कर करके आप वहाँ पे देख भी सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या समझ में आई तो आप इसको लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए कि मैम ये प्रॉब्लम है, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, या आप यहाँ नहीं कमेंट कर सकते तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट कीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोस आपको डालती जाऊंगी यूट्यूब पे वैसे वैसे उसके लिंक आप तक पहुंचते जाएंगे। थैंक यू।